सभी को गुड इवनिंग। चैप्टर के 2 हिस्से थे, 4 चैप्टर के, जिसमें से एक हिस्से को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये आता है और आप सभी ने कॉपी में लिखा हुआ है ना। जो क्वेश्चन किए थे वो समझ में आ गए सारे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो कौन सा है इसमें, आरसी। आरसी का मतलब क्या होता है, रिवर्स चार्ज। इसका थोड़ा थोड़ा हिंट हमें है, और आज की क्लास करने के बाद इसमें जो जो केसेस कवर होते हैं हम पहले वो कर लेंगे, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं, जैसा कि हमने कॉम्पोजिशन स्कीम के साथ किया था, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। क्या ये बात समझ में आए? तो जब हम क्लास से बाहर जाएंगे तो रिवर्स चार्ज वाले सारे प्रोविजन हमारे दिमाग से, डाउट वाले प्रोविजन दूर हो जाने चाहिए, ठीक है। अब सुनो, ये हमने रिवर्स चार्ज की बात ऑलरेडी पढ़ रखी है। कौन से चैप्टर में, टाइम ऑफ सप्लाई में। और याद करो, जब टेस्ट या कोई सवाल पूछा जाता तो आप मुझसे कहते थे सर आप बता देना इसमें रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन आज की क्लास के बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ सप्लाई में, तो आप मेरे से पूछेंगे नहीं कि रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को पढ़ के बता देंगे कि इसमें रिवर्स चार्ज लगेगा। क्या ये बात समझ में? अब बेसिक कंसेप्ट क्या होता है रिवर्स चार्ज का, एक बार वो समझा देता हूं मैं आपको जल्दी से। देखिए, 2 एंटिटी होती हैं, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर और एक होता है सर्विस रिसिपिएंट। तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और एक सर्विस रिसीव कर रहा है। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है, कौन जीएसटी भरेगा, किसकी जेब से जीएसटी जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज में किसकी जेब से जीएसटी जाएगा, जेब से किसकी जाता है ये बताओ। हमेशा रिसिपिएंट की जेब पे ही पड़ेगा जीएसटी। तो जाके गवर्नमेंट के पास जमा कौन कराएगा और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट किसकी आ जाएगी, सवाल ये आता है हमारे केस में। तो हम जब रिवर्स चार्ज लगा रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या मानती है, रिसिपिएंट ज्यादा बड़ा और स्ट्रांग व्यक्ति है या प्रोवाइडर ज्यादा बड़ा और स्ट्रांग व्यक्ति है। बड़ा और स्ट्रांग व्यक्ति का कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं इन जनरल सर्विस रिसिपिएंट पर रिवर्स चार्ज लगा दूं तो जैसे मान लीजिए एक कंपनी है ऊबर, कैब बुक करते हैं हम, प्रोवाइडर कौन और रिसिपिएंट कौन, ऊबर प्रोवाइडर है और हम कौन है, रिसिपिएंट। अगर नॉर्मली बस इसमें रिवर्स चार्ज लगा दिया जाए तो मुझे एक ऊबर बुक करने से पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा 30 दिन के अंदर, और वो प्रॉपर ऑफिसर वाला वो सारा जो प्रोसीजर है वो करना होगा। उसके बाद मान लीजिए ऊबर का जो मेरा अमाउंट आया वो है 250 रुपीज, जिसमें से मान लीजिए 42 रुपए का जीएसटी है। तो पहले वो जीएसटी में GSTIN में पे करूंगा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उसके बाद ऊबर की राइड लूंगा। क्या आपको अच्छा लगेगा ये? नहीं। तो जो जीएसटी रिवर्स चार्ज लाने की जो बेसिक है वो ये है कि वो केस ऐसा रहा होगा जिसमें जीएसटी जो सर्विस रिसिपिएंट है वो सुपीरियर है, आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा और आप मुझे बताएंगे कौन इसमें आसानी से पकड़ा जा सकता है। जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल कंपनी को सर्विस दे रहा है, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन, इंडिविजुअल, और रिसिपिएंट कौन, कंपनी। आप एज अ गवर्नमेंट किस पे ज्यादा आसानी से शिकंजा कस सकते हैं, कंपनी पे। तो आप किस पे लगा देंगे फिर, कंपनी पे रिवर्स चार्ज। तो कोई भी केस, जितने भी केसेस मैं यहाँ पर बताऊंगा उन सभी में एक ही सोच पीछे है, वो ये है कि किसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। आप इस बेस को पकड़े रहिएगा तो आपको रिवर्स चार्ज में डाउट नहीं आएगा। हालांकि जीएसटी का सबसे टेक्निकल टॉपिक में से माना जाता है यही चैप्टर एक तो प्लस टॉपिक रिवर्स चार्ज। जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो साथ में, जैसे हमने याद करो जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था तो साथ में 31 सेक्शन पढ़ा था। किस चीज का था वो, इनवॉइस का, इनवॉइस चैप्टर का। इनवॉइस का एक अलग से चैप्टर है, इसी में यही पढ़ेंगे। मूवमेंट इन्वॉल्व है तो कब तक करा देना चाहिए, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है सर्विस के केस में कब तक करा देना, सब इनवॉइस चैप्टर में है। लेकिन क्या हमने पहले ही पढ़ लिया, यस। इसमें थोड़े थोड़े कभी कभी एग्जामिशन के पॉइंट भी आएंगे तो वो साथ में बताता हुआ चलूंगा। क्या ये बात समझ में, कोशिश करेंगे इसे आज ही क्लास में खत्म कर देंगे। सबसे पहले झगड़ा हुआ किसके बीच में, जीटीए। जीटीए कहीं कहीं नाम सुना था हमने, बताइए। जीटीए वाइस सिटी, वेरी गुड। क्या था ये, गेम होता था एक तरीके से, गाड़ी वाड़ी चलाते थे, सुन रखा है आपने, गाड़ी का गेट, किसी की गाड़ी छीन सकते थे उसमें। यस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी के अंदर क्या होता है कि हमारी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो ये कहती है, देखिए हमारे जो देश में सामान जो बनता है, जो गुड्स बनते हैं वो अलग अलग शहरों में बनते हैं। ऐसा तो नहीं दिल्ली में ज़्यादा पॉपुलेशन है, मुंबई में ज़्यादा पॉपुलेशन है, यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन, तो सारी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है, नहीं। अलग अलग एरिया में जाके मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये लोग गुड्स लेके आते हैं। तो क्या आपको लगता है सरकार इनसे डरती होगी? जैसे किसान धरना प्रदर्शन करते हैं, जीटीए वाले धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार को नुकसान किस में ज़्यादा होगा, जीटीए वालों से। जीटीए वाले अगर मान लीजिए सारे गुड्स, ऑटो वालों से परेशान हो जाती, जीटीए तो बहुत दूर की बात। ऑटो वाले अगर कभी प्रदर्शन करते दिल्ली के अंदर तो क्या लोग परेशान हो जाते हैं? क्या बहुत सारे लोग ऑटो से ट्रेवल करते हैं। अब यहाँ तो गुड्स आ रही हैं हमारी, अगर गुड्स समय से ना आए तो कौन सी भाई ये रख देते हैं जेब में, तो नहीं जैकेट में, पता नहीं स्कूटी की तो देख क्लास में।
किसकी? जीटीए की, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब ध्यान से समझना, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी दो तरीके की होती है। पहली बात तो सरकार डर रही है और इनसे कह रही है कि भाई साहब हम तुम्हारे ऊपर कभी भी नहीं लगाएंगे, आप टेंशन मत लो। सोचो ना, जहाँ से टमाटर आलू आ रहे हैं वो सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर खड़े होकर सारे वहीं पे खड़े हो जाएं, बस जाम कर दें। हर स्टेट के बॉर्डर, जो स्टेट का बॉर्डर होता है वहाँ पर सब खड़े हुए, हम ले जा रहे हैं आगे गाड़ी, तो क्या लगता है यातायात पूरा ठप पड़ जाएगा? ये तो सरकार इनसे डरती है बहुत ज़्यादा, ओपनली पता है सभी को सरकार इनसे डरती है, तो इनके लिए हमेशा अलग प्रोविजन बनाए जाते हैं। देखिए जरा ध्यान से, उन्होंने कहा जीटीए भी जो गाड़ी इधर उधर से सामान लाते हैं ना, इसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक कुछ इस तरीके के लोग जैसे दिखाई देते हैं, और कुछ इस तरीके के लोग हैं। तो दोनों तरीके के लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का ही काम कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में? जीटीए क्या कह रहा है? हम टैक्स भरना चाहते हैं, टैक्स नहीं भरना चाहते हैं। सरकार ये कह रही थी, एक बात बताओ, तुम तो सर्विस प्रोवाइडर हो या रिसिपिएंट हो? ये बताओ। प्रोवाइडर। तो जेब से तो कस्टमर की जा रहा हो, कह रहा हम फिर भी नहीं भरना चाहते, हम नहीं कराना चाहते जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। तुम्हें क्या पता ये कितने खतरनाक लोग होते हैं? पहले क्या इनके बारे में जानते हो आप? सुना है आपने इनके बारे में? कोई स्टोरी वगैरह सुनी है? बताओ क्या। ये रात को सामान लेके चलते हैं, सामान लेके चलते हैं, और सामान लेके चलने से पहले बड़े बड़े इनके ट्रैवल मतलब रूट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये कहते हैं पहले लगाएंगे फिर चलाएंगे। फ्लो नहीं आएगा, वरना फ्लॉलेस ड्राइवर नहीं होगी और नींद आ जाएगी। और ऊपर से क्या बोलते हैं? नींद आ जाएगी। मतलब इन्हें चलाने से पहले कंडीशन ये है कि आप थोड़ी सी व्यवस्था करवाइए, तब कुछ होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा भी सुनने में आया है कि कई लोग, कई ड्राइवर तो ईंट रख देते हैं उस पे, एक्सीलरेटर पे। ये एक्चुअल बातें हैं। तो इतने खतरनाक लोग होते हैं। गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब इनमें से बताओ किससे डरेगी गवर्नमेंट? ये खतरनाक लोग हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक, ये पूरे देश का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम सर्विस प्रोवाइडर हो तो तुम्हारे ऊपर कभी जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगी। इसका मतलब या तो हम रिवर्स चार्ज लगा देंगे, या तो क्या लगा देंगे? रिवर्स चार्ज। जैसे इसका हमने एक नाम रखा, नाम क्या है इसका? कचरा गैंग। तो कचरा गैंग से हमारी गवर्नमेंट बहुत डरती है। क्या ये बात समझ में है? जैसे ऐसे कुछ लोग हैं जिससे गवर्नमेंट डरती नहीं है, लोग बड़े सही तरीके से काम करते हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर काम करते हैं। इन्होंने कहा गवर्नमेंट डरती है इनसे। क्या ये बात समझ में आई? अब कहानी में एक बात आई, आप बताना किसके ऊपर लगना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक ही लाइन में क्लियर कर दिया, कचरा गैंग कभी जीएसटी भरेगी? कचरा गैंग को कभी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इस रिवर्स चार्ज या प्रोवाइडिंग के केस में नहीं। अब सुनना जरा ध्यान से। मैंने कहा एक तो कचरा गैंग थी ये जो अभी मैंने स्पेसिफाई की, मतलब जीटीए वाली कचरा गैंग, ठीक है, केजी के नाम से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए इनसे भी बड़ी कचरा गैंग है। मान लीजिए ये है खुशी, आस्था, स्नेहा और इशिता। हाँ, ये रजिस्टर्ड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं? पहले तो ये बताओ। अनरजिस्टर्ड। वो कह रहे तुम तो क्या ही कचरा हो, हमारे पेरेंट्स से पूछो। तो उन्होंने कहा अगर मान लीजिए हम कोई सामान मंगाए जीटीए से, जीटीए की सर्विस ले रहे हैं, सामान मंगवाना था इन्हें। हमने कहा क्या सामान मंगवाना था? कह रहे वो दूसरे वाले स्टेट में हमने क्या नाम है एक दिन डस्टबिन देखा था बढ़िया, वो हमारे स्टेट में अवेलेबल नहीं होता तो हमें चाहिए, तो हमने जीटीए की सर्विसेज ले ली। अब जो डस्टबिन है वो तो सेल परचेज में आएगा। सवाल ये है उस डस्टबिन को गाड़ी में लेके आने का काम करेगी कचरा गैंग। क्या ये बात समझ में? इस सामान को लेकर आने वाली प्रोसेस में सर्विस प्रोवाइडर कौन? कचरा गैंग। ये है सर्विस प्रोवाइडर। और रिसिपिएंट कौन? उनसे भी बड़े कचरा। तो अब बताओ, कोई व्यक्ति, कोई नॉर्मल व्यक्ति जो कि अनरजिस्टर्ड है, कोई भी सामान मंगवाएगा बाहर से, बाहर का मतलब दूसरे स्टेट से, तो क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा? नहीं। तो अब डाउट आया गवर्नमेंट के पास कि अब क्या करें। देखो इनके ऊपर पहले ही वो कसम खा चुके, तुम्हारे ऊपर नहीं लगाएंगे तभी ये देश चल पा रहा है, वरना 1 मिनट में चक्का जाम कर देंगे, पूरा देश ठप तुरंत। क्या ये बात समझ में आई? तो इन लोगों से तो कभी लगा ही नहीं सकती। फिर अगर इन लोगों के ऊपर लगा दिया तो उन्हें लगेगा ऐसे फालतू के। और नॉर्मल इंडिविजुअल लोग बहुत हैं हमारे यहाँ पर। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल व्यक्ति अगर कोई सर्विस बुक करेगा और मान लीजिए इस तरीके से करेगा तो सबको थोड़ी ना जीएसटी की लाइन में लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा टफ केस हो गया। अब आप बताओ क्या किया जाए? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब ये है कि दोनों पार्टी खुश रहेंगी। कौन कौन? सर्विस प्रोवाइडर भी और सर्विस रिसीवर। पहले आप प्रॉब्लम समझे, ये नॉर्मल लोग हैं, आप बुरा मत मानना, ये अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, मैं भी मंगा सकता हूं, आप भी मंगा सकते हैं। तो इस केस में सर्विस रिसिपिएंट हम रहेंगे और जीटीए कचरा गैंग वाले सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे। अगर हम उनको मना कर चुके हैं, हमसे लेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे लोग कवर हो जाएंगे, फिर सबको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम कौन हो? कचरा गैंग वाले। कौन से वाले हो? कचरा गैंग। क्या ये बात समझ? अब मैंने कहा मान लीजिए
इनके साथ साथ टाटा कंपनी ने भी इन कचरा गैंग की कुछ सर्विसेज ली, ठीक है। कौन से वाले? जीटीए वाले, कचरा गैंग वाले। आपको क्या लगता है, सर्विस रिसिपेंट पे लगाऊं या सर्विस प्रोवाइडर पे लगाऊं? रिसिपेंट पे। क्या उन्हें भरने में कोई परेशानी होगी? नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। फिर सवाल ये आता है अगर जीएसटी लगाएंगे तो रेट क्या होगा? अगर ये कचरा गैंग इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है? कचरा। तो जीटीए वाले को ऑप्शन दिया हमने, ऑप्शन समझना जरा ध्यान से। ऑप्शन ये है, पहली चीज, जिन भी सर्विसेज में आप इन्वॉल्व हो हम उसका रेट कर देंगे कितना? भाई अगर वो रेट बढ़ाएंगे तो ये जीटी वाले फिर से धरने प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे। हालांकि भरेगा कस्टमर ही, लेकिन सर्विस तो इन्हीं की महंगी होगी ना। भाई एक प्रोडक्ट जिस पे 28% जीएसटी लगता है और एक प्रोडक्ट जिस पे 5% जीएसटी लगता है, तो आप कौन सा वाला प्रोडक्ट खरीदोगे? 5% वाला। क्यों भरे हम? तो इन्होंने कहा पहली चीज तो हमारे ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो कौन सा होना चाहिए? 5%। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 5% का रेट देंगे और लगा देंगे आरसीएम, मतलब आपका जो रिसिपेंट है वो भरेगा टैक्स, आप टेंशन मत लीजिए। हालांकि जेब से उसी के जा रहा था, आपकी सर्विस भी महंगी नहीं होगी, तो गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन निकाल दिया। दूसरे लोग कुछ ये कह रहे हैं कि हमारे पास भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, गवर्नमेंट कह रही थी तुम्हारे ऊपर भी एहसान करेगा। इन्होंने कहा तुम्हें बताओ कितने एहसान चाहिए। जैसे जिस कम्युनिटी को मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपको लगता है ये लोग एहसान लेते हैं, एहसान देते हैं? पता है आपको, लंगर चलते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में आप चले जाइए आपसे पैसे लिए जाएंगे, कालका जी मंदिर में चले जाइए आप, हर चीज़ के पैसे लिए जाएंगे। यस, बाहर के जो लोग हैं, जो मंदिर के अंदर के लोग, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। क्या जो हिंदू धर्म है स्पेशली जो हमारे वाले में, क्या लूट खसूट सुना है आपने? वर्ड ज़्यादा होती है, ये थाली ले लो, वो थाली ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन क्या इनके यहाँ ऐसा होता है? आंसर इज नो। क्या किसी भी समय कोई भी व्यक्ति चला जाए खाना मिल जाएगा इनको? यस। लंगर चलता है क्या इनका? यस। कोरोना टाइम में सुना था इनके बारे में, इन लोगों ने फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे थे जब 1 लाख क्रॉस हो गया था ऑक्सीजन सिलेंडर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो क्या गवर्नमेंट इन पे एहसान कर सकती? गवर्नमेंट इनसे बोलेगी क्या कि भाई साहब आपको 5% देंगे? कह रहे चाहिए ही नहीं। वो कह रहे रिवर्स चार्ज लगाएंगे, कह रहे नहीं करना, जीटीए वाले हम अपने तरीके से रहेंगे। तो जब इस तरीके से लोग इन्वॉल्व होंगे तो जो दूसरा ऑप्शन दिया गया वो ये है कि भाई साहब आप 12% से जीएसटी दो, जैसे लगता है वैसे लगाओ, मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और आप आईटीसी भी लो, कोई दिक्कत वाली। आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले थोड़े ना हो, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को मना कर देते। आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले थोड़े छोटे व्यक्ति थोड़े, इनको छोटे व्यक्ति बोल सकते हैं कि इनको छोटे व्यक्ति नहीं, फिर और चक्का जाम हो जाएगा। तो जहां जहां जीटी आएगी, मेरी बात और कहानी बड़ा ध्यान से समझनी है आपको, ताकि क्वेश्चन में इस कहानी को अप्लाई कर पाए। क्या ये बात समझ में आती है? तो जीटीए वाले अगर लोग हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप कचरा गैंग मान लो अपने आप को और कितने % में आ जाओ, और आपके ऊपर कभी लगेगा नहीं। बड़े लोग अगर आपसे लेंगे सर्विसेज तो वो भरेंगे, छोटे लोग लेंगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? फिर आए हम किस पे? सिंह साहब वाले केस में। सिंह साहब वाले सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति इनसे ले रहा है तो इन्होंने क्या कहा? ऑप्शन अपन क्या देंगे? हम आपको 12% लगाएंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाएंगे और आईटीसी आपको दे। तो क्या इंडिविजुअल व्यक्ति पे मुझे अब कोई तरस खाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन ले रहा है। तो क्या अब इसमें एग्जेम्पशन की आपको जरूरत महसूस हो रही है क्या? नहीं। एग्जेम्पशन का जो केस ही अप्लाई होता है वो यहां पर था, जो कि गवर्नमेंट ने कसम खा ली थी कि हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, और रिसिपेंट हमारा बेचारा इंडिविजुअल तो फंस गए थे, तो एग्जेम्पशन देनी पड़ी। क्या ये बात समझ में आई? जीटी वाला पॉइंट समझ में आ गया? पक्का? ठीक। अब मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खाली जीटीए है, बताया नहीं कचरा गैंग है, ये वाले लोग हैं, क्या मानोगे? कचरा गैंग ही मानोगे। भाई जीटीए मतलब कचरा गैंग, सबको पता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब इसी तरीके के लोग होंगे, कुछ बीड़ी बीड़ी गुटका उटका खा रहे होंगे, यही तरीका, यही पिक्चर है माइंड में। जब तक वो बोलेला कि हम बड़े लोग हैं और अपने हिसाब से करेंगे, हम सारे रजिस्टर्ड डीलर्स से काम कराते हैं, आपकी तरह नहीं है, तो इनको 12% वाला केस देंगे। 12% में जब भी आएगा कि आपको कुछ भी देखने की जरूरत है, क्या करोगे? फॉरवर्ड चार्ज, कोई रिसिपेंट वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। ये किसकी बात बताई मैंने? जीटीए की। अब पढ़िए जरा फटाफट से। पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर जीटीए सर्विसेज। तो अगर जीएसटी पेबल मतलब कौन सी गैंग है? कचरा गैंग, तो कितना हो जाएगा? 5%। अगर ये रिसिपेंट कौन ले रहा है, छोटे लोग या बड़े लोग? तो 2 हो सकते हैं, या तो छोटे लोग हो सकते हैं या बड़े लोग हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बड़े लोग, स्पेसिफाइड वर्ड का मतलब यहां पर क्या है? बड़े लोग। अगर बड़े लोग ले रहे हैं तो क्या लगाएंगे? रिवर्स चार्ज लगाएंगे और रिसिपेंट पर लगा देंगे। क्या ये बात समझ में? लेकिन अगर छोटे लोग रह रहे हैं, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन मतलब क्या? स्पेसिफाइड का मतलब बड़े लोग, अदर देन स्पेसिफाइड का मतलब छोटे। अभी बड़े और छोटे हैं कौन, वो अभी दिखाऊंगा मैं आपको ये पढ़ाने के बाद। थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म बड़ी है या छोटी है? बड़ी। कंपनी बड़ी, एलएलपी बड़ी। इंडिविजुअल को छोड़ दो तो अब बाकी सारी एंटिटी बड़ी ही हो जाएंगी। यस, ठीक। तो इसमें मैंने यहाँ पर लगा दिया था, एग्जेम्प्ट वाला पार्ट यहाँ से मैं हटा देता हूँ, बस स्पेसिफाइड पर्सन वाली चीज़ कुछ नहीं, सीधा सीधा है। क्या बताएंगे बताओ?
सिंह साहब अगर आ गए बीच में तो क्या करेंगे बताओ? कौन सा चार्ज लगाऊं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाऊं, रेट क्या होगा 12% और आईटीसी अवेल कर सकते हैं। बात खत्म हो गई, समझ में आ गई बात इधर? पक्का, ठीक। नेक्स्ट कौन सी सर्विसेज आई? जीटीए क्लियर है? जीटीए बताओ, जीटीए में कितने केस? या तो 5% या 12%। 5% होगा तो देखना पड़ेगा बड़े लोग या छोटे लोग। अगर बड़े लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे स्पेसिफाइड पर्सन बोलते हैं और रिवर्स चार्ज लगेगा और रेट क्या होगा 5%। लेकिन अगर ये वाला केस नहीं है, हम बड़े लोगों को ना देके कौन से लोग? छोटे लोग, इंडिविजुअल व्यक्ति, तो क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट। उसमें डिस्प्यूट क्या है ये समझ पाए आप, क्यों एग्जेम्प्ट करना पड़ा? फिर इधर आ गए कौन से वाले लोग? 12%। सिंह साहब क्लियर कट, क्या फॉरवर्ड चार्ज और 12% और आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, ठीक। दूसरी कौन सी सर्विसेज आई? आपको बताओ, एडवोकेट से गवर्नमेंट डरती होगी या नहीं डरती होगी? क्या लगता है आपको? जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं कि ऐसे कल परसों के बने हुए उनसे गवर्नमेंट डरेगी, लेकिन एडवोकेट को कानून तो पता है। एक व्यक्ति जैसे नॉलेज और वो मार्केट में घूम रहा है तो हर व्यक्ति डरेगा उससे कि हाँ उसे नॉलेज है इस चीज़ की। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई किसी का चालान वलान कट रहा है और कोई एडवोकेट है, तो अगर चालान कट रहा है तो जिस भी चीज़ का चालान कट रहा है वो तो वो काट लेगा, लेकिन आधे से ज़्यादा चीज़ एडवोकेट को भी पता होगी। बैच तुम्हारा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तुम पूरी ड्रेस में हो या नहीं, कैप तुमने पहनी हुई है या नहीं। कैप नहीं पहनी हुई तो तुम चालान नहीं काट सकते, तुम्हारा पहले कटेगा। मेरा तो काट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे किस किस चीज़ के ऊपर कटेगा ये मैं बताऊंगा। क्या ये बात समझ? तो एक नॉलेजेबल व्यक्ति से हर कोई डरता है। तो क्या आपको लगता है एडवोकेट्स को नॉलेज होती है? बस मैं नहीं कह रहा डरा सकते, मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉलेज होती है। अब नॉलेज होती है तो क्या थोड़े से स्पेसिफिक प्रोविजन बनाने पड़ेंगे? यस, 2 तरह के प्रोविजन बनाने पड़ेंगे। एडवोकेट के ऊपर प्रेशर ना डालने के लिए कौन सा मैकेनिज्म लगा देंगे? रिवर्स चार्ज। दूसरी चीज आपने पढ़ा राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू बी हर्ड, 12th क्लास में अगर पास करी है तो पढ़ा है। कौन से एक्ट में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आपने कहा हमारे मौलिक अधिकारों में आते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना उसको मौलिक अधिकार, राइट टू सीक रिड्रेसल। अब एक तो मेरे पास ये अधिकार है, जब मैं इस अधिकार को लेने के पास एक एडवोकेट के पास गया, मैंने कहा भाई साहब कितनी फीस लोगे? तो उसने कहा 1 लाख रुपए। कितनी फीस लेंगे? 1 लाख रुपये। मान लीजिए जमीन थी, कोई किसानों की कोई जमीन है, कोई किसान गया है उसके पास कि 1 लाख रुपए लूंगा मैं, और उसके बाद एट द रेट लिख दिया पर तारीख। क्या ये बात समझ में है? और सनी देओल का डायलॉग आपको पता ही है, क्या मिलता है वहाँ पे? तारीख पे तारीख, 1 लाख पे 1 लाख। हाँ देखो कितना खुश हो गया। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब एडवोकेट के पैसे बन जाएंगे, लेकिन फंसेगा कौन? बेचारा गरीब आदमी। और कोर्ट केसेस लंबे चलते हैं क्या? यस। अगर उस बीच में मैं उस व्यक्ति से ये कह दूं कि तुम सर्विस प्रोवाइडर हो या रिसिपेंट, किसान से, तो वो क्या बोलेगा? रिसिपेंट। कौन सा चार्ज लगा दूं? रिवर्स चार्ज। तो कौन भरेगा? वो व्यक्ति। तो क्या आपको लगता है यहां पर भी डिस्प्यूट के मुद्दे आएंगे? देखो, क्या सिंह साहब वाले में डिस्प्यूट के मुद्दे आए थे? नहीं, तो कोई एग्जेम्पशन नहीं दी हमने। लेकिन क्या यहाँ पे डिस्प्यूट के मुद्दे आएंगे? वकीलों से बोलेंगे कि लगाएं या ना लगाएं, अभी देखेंगे, फॉरवर्ड या रिवर्स देखेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, तो हमारे मौलिक अधिकारोों में आता है, तो कोई नॉर्मल व्यक्ति जाके अगर एडवोकेट की सर्विसेज लेगा तो उसे एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं। अब कब करेंगे और कहीं नहीं, कब नहीं करेंगे ये देखिएगा जरा ध्यान से। जहां मैंने वर्ड लिखा है एडवोकेट की सर्विसेज, उसी के साथ साथ आती है एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज। दोनों ही कोर्ट्स की तरह हैं और सेम प्रोविजन है दोनों की, ठीक है। लेकिन पढ़िए फटाफट से, एडवोकेट की सर्विसेज किसको मिल रही हैं? नॉन बिजनेस एंटिटी का मतलब जैसे हम और आप। ये लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ। क्या चाहते हैं? इंसाफ। और इंसाफ जो दिलवाने में मदद कर रहे हैं वो कौन है? इनके वकील। तो वकीलों पे लगा नहीं सकते क्योंकि इंसाफ दिलवा रहे हैं। अब मैंने कहा मान लीजिए टाटा ग्रुप केस लड़ रहा है, रिलायंस ग्रुप केस लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा वाला इंसाफ चाह रहे हैं? इनके तो डेली के काम है। क्या ये बात समझ में? तो हमने कहा व्यक्ति कौन होना चाहिए? नॉन बिजनेस एंटिटी। थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रही कहाँ चल रहा है? अगर ये कहानी समझ में नहीं आ रही ना तो रिवर्स चार्ज बार बार पढ़ोगे और बार बार डाउट आएगा। मैं टॉपिक को पढ़ाने से पहले ही बता देता हूँ कि डाउट आने वाला टॉपिक है, तो आपको इसकी कहानी समझने की जरूरत है। तो न्याय मिल रहा है ऐसे लोगों को, मतलब ये कौन से लोग हैं? नॉन बिजनेस एंटिटी। इसी रीजन से इसे क्या किया गया है? एग्जेम्प्ट। अब आते हैं दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई केस कर दे, तो क्या गवर्नमेंट भी वकीलों की ही सर्विसेज लेगी? हाँ, गवर्नमेंट के भी वकील होते हैं। क्या ये बात समझ में? अब गवर्नमेंट अगर वकीलों की सर्विसेज ले रही तो प्रोवाइडर कौन? वकील। उनसे कहेंगे तुमसे लेंगे नहीं। रिसिपेंट कौन? गवर्नमेंट से कहेंगे जाओ जीएसटी पोर्टल पे गवर्नमेंट अपना वो बनाओ GSTIN, और अपनी इस वाली जेब से पैसे निकाल के इस वाली जेब में रख देना। गवर्नमेंट के पास से गवर्नमेंट के पास रख देना। क्या कोई दिमाग खराब वाली बात है? तो ये दिमाग खराब वाली बात बोला था, इसने कहा कोई बात नहीं, चलो एग्जाम कर देंगे। क्या है बहुत बात समझ में आई? पक्का, ठीक। अब आते हैं किस में? अब अगर बिजनेस एंटिटी वाला पॉइंट है तो क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना।
पहली बात तो यहां से एग्जेम्प्ट वाली बात हटाता हूं मैं, क्योंकि अब हम किससे डील कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी से अगर डील कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है एग्जेम्पशन देने की जरूरत है? नहीं, वो किसको देने की जरूरत थी, नॉन बिजनेस एंटिटी को, और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब हम किस में आ गए, बिजनेस एंटिटी। ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोविजन पढ़ रहे हैं, हर साल बदलते हैं, ध्यान रखना। क्या ये बात समझ में? और पीछे दूसरी जो कहानी समझाने के लिए दूसरा प्रोविजन है वो कहानी बंद हो गई, अब अगली कहानी चालू। देखो बिजनेस एंटिटी है, क्या एग्जेम्पशन चाहिए? नहीं। अब बिजनेस एंटिटी दो वाली होगी, एक बिजनेस एंटिटी जिसका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से नीचे है। 20 लाख समझते हो क्या है? 20 लाख रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, बिजनेस एंटिटी है लेकिन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, टर्नओवर लिमिट्स के अंदर है। क्या ये बात समझ में आई? तो बताओ कौन सा चार्ज लगाऊं, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज? जल्दी से बताओ। फॉरवर्ड चार्ज। अरे भाई साहब प्रोवाइडर कौन है? एडवोकेट। एडवोकेट भरेगा भाई, बिजनेस एंटिटी से डील कर रहे हो ना। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी वो है जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी जीएसटी के अंदर, मतलब टर्नओवर लिमिट से एक्सीड कर रही है, तो फिर कौन सा लगा सकते हैं? रिवर्स चार्ज लगा सकते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? लॉजिक समझ में आया आपको? देखो हम एडवोकेट को ये, क्या मैंने एडवोकेट को कभी कसम दी थी कि तुम्हारे ऊपर कभी नहीं लगाएंगे? ऐसा नहीं है। वो किस में किया था मैंने? जीटीए कचरा गैंग में। लेकिन क्या एडवोकेट को कभी ऐसा बोला था? नहीं। तो एडवोकेट में आप देखिए सबसे पहला केस कौन सा आया, बिजनेस एंटिटी या नॉन बिजनेस एंटिटी? नॉन बिजनेस एंटिटी को या तो एक इंडिविजुअल एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट सर्विसेज दे रही हैं, तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट, नो चार्ज, कोई चार्ज का सवाल ही नहीं आता। लेकिन अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को ना देके किसको देती है? गवर्नमेंट को, तो क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। अब एक ही कैटेगरी रह गई, कौन सी? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में देखना पड़ेगा ये कौन सा वाला बिजनेस है, जिसका टर्नओवर विद इन लिमिट्स है, जिसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है। अगर टर्नओवर एक्सीड कर रहा है तो मतलब बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं? बड़े लोग हैं, मतलब वो रजिस्टर्ड होंगे ऑटोमेटिकली जीएसटी के अंदर। तो अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम एडवोकेट से नहीं बोलेंगे कि तुम रजिस्ट्रेशन करा लो, और जो रिसिपेंट है उससे बोल देंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए और टैक्स भरिए। क्या ये बात समझ में आई? और यहाँ पर क्या है, अगर टर्नओवर एक्सीड कर रहा है फिर कोई परेशानी नहीं, फिर हम कौन सा चार्ज लगा देंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यानी कि अगर कोई एक वकील रिलायंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, वकील बड़ा कौन, रिसिपेंट कौन, भर दो रिवर्स चार्ज। कहानी समझ में आ रही है? पक्का? कितने कर चुके हैं हम? 3। एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये भी हमारे कोर्ट केस से रिलेटेड ही होता है। क्या ये बात समझ में आई? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, इन दो में सबसे डिफिकल्ट यही माना जाता है पूरे जितने भी रिवर्स चार्ज। मैंने अभी तक गुड्स की बात की है, सर्विसेज की। गुड्स आपके सिलेबस में नहीं है, 3 एंट्रीज हैं जो आपके सिलेबस में है, बाकी गुड्स फाइनल के लेवल पे पढ़ाया जाता है, ना पूछा जाता है इंटर में। तो आपके में स्पेसिफिकली कौन सी है? सर्विसेज। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो मैंने 2 पढ़ा दी, पहले 2 पूछ लूँ, बाकी की आसान आसान है। पहला जीटीए। जीटीए में देखना पड़ेगा, आप क्या बोलेंगे? जीटीए में कंपल्सरी होता है रिवर्स चार्ज या ऑप्शनल? ऑप्शनल। जीटी हैज द ऑप्शन आइदर टू पे टैक्स एट द रेट 15% अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 5%। क्या बोल दिया मैंने? सॉरी आइदर टू पे 5% जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और टू ऑप्ट फॉर पेइंग 12% जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अलोंग विद टेकिंग आईटीसी। क्या ये बात समझ में आती है? तो आइदर 5% वाला होगा या फिर 12% वाला होगा। यहां तक कोई परेशानी है आपको? नहीं। अगली कौन सी सर्विसेज हैं? एडवोकेट की। लेकिन क्या इसमें एक कहानी बतानी पड़ेगी मुझे? हाँ, अगर कचरा गैंग हो और कचरा गैंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है बड़े लोगों को, किसको? बड़े लोगों को, तो क्या करेंगे? रिवर्स चार्ज लगाएंगे। छोटे लोगों को एग्जेम्प्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि झगड़ा था, डिस्प्यूट था इस केस में। क्या ये बात समझ में? और जब जब सिंह साहब रहेंगे फॉरवर्ड चार्ज 12% और आईटीसी बात खत्म। क्या ये बातें समझ आती हैं? पक्का? ठीक। फिर आगे हम किसकी सर्विसेज पे? एडवोकेट। एडवोकेट के केस में कितनी बाइफर्केशन बनाओ? ब्रॉडली 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी नॉन बिजनेस, दूसरी कैटेगरी गवर्नमेंट, तीसरी कैटेगरी बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी है तो क्या करूं? एग्जेम्प्ट कर दूंगा। गवर्नमेंट है तो रीजन समझ में आ रहा है? अगर बिजनेस एंटिटी है लेकिन टर्नओवर विद इन लिमिट्स है तो क्या करेंगे? फॉरवर्ड चार्ज, ना कि एग्जेम्प्ट। अगर इसमें भी एग्जेम्प्ट कर देता तो कचरा गैंग में और एडवोकेट में कोई फर्क नहीं रह जाता। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए क्या किया है इसमें? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और अगर टर्नओवर एक्सीड कर जाए, मतलब बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, तो क्या कर देंगे? अब ये कहते हैं भाई साहब हम न्याय दिलवाएं या जीएसटी की लाइन में लगे? जैसे कुछ इनके बारे में जानते हो? कौन है? कोई व्यक्ति बता सकता है? आरजीएम नहीं, पूरा फुल फॉर्म। अभी कोई बिग बॉस का कंटेस्टेंट निकाल दो ना, तुरंत बता दो, तुरंत। नाम तो सब बता देंगे, पक्की बात है। अब आप छुपा लो तो एक अलग बात है। एक तो जो चल रहा है पक्की बात है। नाम तो नहीं पता होगा।
ट्रेंडिंग में एक आज चल रहा हूँ। चलो ठीक है, पढ़ाई बाद में कराऊंगा तुम्हारी। कौन सा सीजन था ये? हाँ सर, अरे नहीं, मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों ये चीज़ हट नहीं सकती। उसका कारण है, साइंटिफिक कारण है इसका। 2014 ना, हाँ 24 मतलब। देख, इन तीनों को जानते हो क्या आप? ये कौन है? यूट्यूब वाला। ये आयशा। और ये कौन है? अभिषेक। ठीक है, अभी देख लो ये कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कौन है? पवित्र रिश्ता। हाँ देखो, पता होगा, मैंने कहा था अलग अलग रीजन। और जेल गया है, इसकी भी नॉलेज रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एडवोकेट का पता नहीं है, नालायक। हाँ हाँ, धर्म के बारे में बोला तो सुनो, तुरंत हमें पता चल गया, जैसे हमें तलवार लेके गए थे उसके पीछे। अरे नालायको, सुनो, इनके भाई, तुम्हारी मौसी का लड़का नहीं है। ये हमारे देश के जाने माने वकील है। जब भी जीएसटी या कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ मतलब डिस्कशन पैनल बुलाया जाता है तो इनको सबसे पहले बुलाया जाता है। नाम है इनका राम जेठमलानी। काफ़ी सारे मूवीज़ में इनकी डमी बनाकर लोगों को इस्तेमाल किया गया है कि अगर बहुत बड़ा वकील दिखाना है तो मतलब राम जेठमलानी जी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अब इन लोगों को बताइए, सर्विसेज पे ये लोग न्याय दिलवाएं या जीएसटी भरें? न्याय दिलवाएं। तो उन्होंने कहा जीएसटी तुम सिर्फ एक ही केस में भरोगे। क्या? अगर तुम बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हो तो मैं उनको तो एग्जेम्प्ट करा नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, बिजनेस एंटिटी वाले बेचारे छोटे हैं तो आप तो उनसे बड़े हैं ना, आप भर देना बस, अदरवाइज तो कभी भी आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। क्या मैंने सही बोला? ठीक। क्या चीज? नॉर्मल परसेंटेज 18%, 99% जो भी लगानी है, और जो भी परसेंटेज हो क्वेश्चन आपको देगा, सिर्फ चार्ज पूछेगा। नेक्स्ट सवाल आया किसका? डायरेक्टर जो है हमारी कंपनी का, क्या एम्प्लॉय होता है? क्या एक नॉर्मल एम्प्लॉय में और नॉर्मल और डायरेक्टर में डिफरेंस होता है? बताइए क्या? पहली चीज़ तो टॉप लेवल में आता है, पहली चीज़। तो डायरेक्टर में कोई डिस्प्यूट होगा तभी तो वो ये कहते हैं अगर डायरेक्टर ऐसा है आपका, ऐसा मतलब सारे काम कर रहा है, मतलब होल टाइम डायरेक्टर है, पूरे टाइम यहाँ। डायरेक्टर का काम पूरे दिन नहीं होता, मीटिंग्स वगैरह अरेंज करना, कभी भी मान लीजिए 6 मंथ्स में करा रहे हैं, 4 मंथ्स में करा रहे हैं, जब भी है, तो डायरेक्टर का पूरे दिन का काम नहीं होता। तो अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर है, कौन है? होल टाइम डायरेक्टर, तो वो मजदूर ही, और मजदूर है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आता है। किसमें? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, उसमें सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपेंट नहीं होते। तो अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर कवर्ड है तो वो जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है। जैसे आपके पिताजी माताजी अगर कहीं जॉब करते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर है या सर्विस रिसिपेंट है? आप बताइए। प्रोवाइडर है। और कंपनी कौन है? अगर रिवर्स चार्ज ना लगाऊं तो कौन भरेगा? प्रोवाइडर। और क्या वो आपसे सप्लाई, आप सप्लाई बोलते हो उसको, कभी सुना है? क्या इस महीने की सप्लाई कर दी आपने, आपकी कंपनी ने जीएसटी भरा? नहीं। तो इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर किया गया और उन पे जीएसटी नहीं लगता, पहली चीज। तो फिर सवाल आया, डायरेक्टर तो एम्प्लॉय नहीं होते, तो डायरेक्टर की भी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी कौन सी? होल टाइम डायरेक्टर, पूरा काम खुद कर रहा है, इसका मतलब वो एम्प्लॉय है। और अगर एम्प्लॉय है तो क्या चार्ज होने का रिवर्स या फॉरवर्ड सवाल पैदा होता है? लेकिन अगर मैंने कहा कि होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, पार्ट टाइम डायरेक्टर, मतलब पार्ट टाइम वर्ड कुछ नहीं होता, बस नॉर्मल होता है डायरेक्टर। अगर खाली डायरेक्टर है तो वो सर्विस प्रोवाइडर है या रिसिपेंट है? वो सर्विस प्रोवाइडर। कौन है वो? सर्विस प्रोवाइडर। अब आपको प्रोविजन नहीं पता, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, डायरेक्टर किसके अंदर होगा? कंपनी के अंदर। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है कंपलसरी होता है या ऑप्शनल होता है? कंपलसरी होता है। प्रोवाइडर कौन है? डायरेक्टर। रिसिपेंट कौन है? कंपनी। आप किसके ऊपर लगाना चाहेंगे? कंपनी को। बस प्रोविजन खत्म हो, बस प्रोविजन खत्म। अब एक बच्चा सवाल पूछेगा, सर अगर मान लीजिए नॉर्मल लिखा हुआ है कि बस खाली डायरेक्टर, पता नहीं रहा कि होल टाइम है या पार्ट टाइम है, तो क्या माना जाएगा? नॉर्मल डायरेक्टर माना जाएगा, क्योंकि होल टाइम होगा तो बताएगा। क्या ये बात समझ में आए? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं कोचिंग के अंदर जैसे विजिटिंग कार्ड बनता है तो उसमें लिखवाया जाता है कि विजिटिंग कार्ड में ये नंबर जो लिखा हुआ है वो कौन है। जैसे मान लीजिए मैं उसमें लिखवा लूँ डायरेक्टर, तो मेरी सर्विसेज किस में कवर्ड हो जाएंगी? अगर मान लीजिए मैंने उसमें रिवर्स चार्ज में, और केडीसी को पे करना पड़ेगा जीएसटी, इसलिए झाड़ू से लेके पोछे से लेके पेरेंट्स डीलिंग से लेके सारा काम और पहले आने का कारण समझ में आया आपको? ताकि किस में कवर आ जाए? एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप।
क्या ये बात समझ, इसलिए मैं झाड़ू लगाता हूँ यहाँ पे, वैसे मेरा पर्सनली कोई मन नहीं है, ठीक है। देखिए इंग्लिश पढ़िए। अब पार्ट टाइम डायरेक्टर मीन्स RCM विल बी एप्लीकेबल एंड कंपनी विल बी लायबल टू पे GST, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर ध्यान से सुन लेना, पार्ट टाइम डायरेक्टर हो तो देखना पहले कहाँ पर हो, अगर और नॉन गवर्नमेंट में हो तो फिर क्या झगड़ा आएगा, गवर्नमेंट से बोलेंगे इस जेब से निकालो और इस जेब में पैसे रख दो, यही बात हुई ना। तो क्या कर दिया, एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फुल टाइम डायरेक्टर है तो सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। क्या इस बात में और इस बात में फर्क है, बताइए जरा फटाफट से, क्या फर्क है बताओ। इन पे GST अट्रैक्ट होता है, रिसिपिएंट को देख के मना कर दिया GST लेंगे नहीं, और यहां कह रहे GST का चैप्टर ही नहीं है इनके सिलेबस में। दोनों बातें अलग। क्या ये बात समझ में आती है। एग्जाम जैसे एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोल, ये अलग अलग चीजें हैं। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब GST की प्रीव्यू से ही बाहर है, ऐसे ही यही सप्लाई नहीं माना जाता। चैप्टर का नाम है, बड़ा सुंदर चैप्टर है सप्लाई, उसके अंदर पढ़ाया जाता है कि कौन सी चीज़ सप्लाई मानी जाएगी और कौन सी चीज़ सप्लाई नहीं मानी जाएगी। इनमें से एक पॉइंट आप पढ़ चुके हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर सप्लाई नहीं मानी जाती। क्या ये बात समझ में आई। कितनी बातें पढ़ चुके हैं हम, 4। पहली बात GTA, दूसरी बात, तीसरी बात आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फोर्थ क्या मैंने बताया था आगे आने वाली जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो डायरेक्टर समझ में आया आपको। डायरेक्टर वाली बात बताओ मुझे। पहली चीज, या तो डायरेक्टर होगा या होल टाइम डायरेक्टर हो। तो पहले कौन सा वाला बताना चाहोगे, होल टाइम वाला, क्योंकि मक्कार हो तुम मेहनत से। पहले जो हटाना है पहले वो बताओ। हटा दिया हमने, कहाँ से हटा दिया, चाहे गवर्नमेंट में दे रहा है, अगर गवर्नमेंट में दे रहा है तो भी, नॉन गवर्नमेंट में दे रहा है तो भी GST की प्रीव्यू से बाहर है। अगर होल टाइम डायरेक्टर और रीजन लिखेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और GST में कवर्ड नहीं, सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर कौन सा वाला डायरेक्टर है, पार्ट टाइम या नॉर्मल डायरेक्टर जैसे बोलते हैं, तो देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की फॉर्म है या नॉन गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट की फॉर्म है तो एग्जेम, और अगर नॉन गवर्नमेंट है तो RC। रीजन समझ में आया लगाने का, क्योंकि कंपनी बड़ी होती है डायरेक्टर से। समझ में आती है बात, ठीक। नेक्स्ट आया कौन, इंश्योरेंस एजेंट की कहानी में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, 3। पहला कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा, तीसरा जिनका इंश्योरेंस कर रहे हैं। देखना जिन जिन चीजों के बारे में बता रहा हूं बस उतनी ही बातें दिमाग में रखनी है, इसके अलावा कहीं बड़ा छोटा मत सोचना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं आपको ये कहानी दिखाऊं अगर, तो इसमें बड़ा कौन और छोटा कौन, हाँ, इनमें से बड़ा व्यक्ति कौन होगा और छोटा व्यक्ति कौन होगा। आप अगर गवर्नमेंट में हैं तो आप किसके ऊपर GST लगाना चाहेंगे, एजेंट कौन है, प्रोवाइडर या रिसिपिएंट। फिर नॉर्मल चार्ज के अंदर आ गया। अब मैं बोलूंगा कि मान लीजिए अगर ये कंपनी है तो मैं आपसे पूछ ही रहा, जो चीज मैं नहीं पूछूंगा इसका मतलब RCM के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। मैंने ये वाली पिक्चर दिखाई आपको, मैं दिखाऊंगा नहीं, पिक्चर ये वाली है, मतलब बस इतना पार्ट RCM में कवर्ड है पिक्चर में। अब कौन सर्विस प्रोवाइडर, एजेंट पहले की तरह, और रिसिपिएंट कौन। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई एजेंट रखा हुआ है जो कि एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, तो कौन लायबल होगा GST पे करने के लिए, कंपनी। और इस कहानी को आपको भूल जाना है। इसका मतलब इनके ऊपर रिवर्स चार्ज के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। क्या ये बात समझ में है। तो कहानी में कितने लोग रखने हैं, बस 2। सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, एजेंट या कंपनी। प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, एजेंट प्रोवाइड करता है सर्विसेज। एजेंट प्रोवाइड करता है सर्विसेज किसको, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कौन होगा, कंपनी, ठीक। नेक्स्ट क्या है, क्या दोनों में फर्क होता है, इंश्योरेंस एजेंट में और रिकवरी एजेंट में क्या फर्क है। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कराता है, रिकवरी एजेंट पैसे की रिकवरी कराता है। जैसे ऐसे कुछ मक्कार लोग नहीं होते, लोन ले लेते हैं। पक्का आपके रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने नंबर चेंज करता रहता है वो, और पूरी रिश्तेदारी में खबर है कि फ्रॉड वाला बंदा है। हर किसी के रिलेटिव्स में हो, तो मेरे में भी है, आपके में है ऐसा कोई व्यक्ति जो बार बार काम चेंज करते रहते हैं या एड्रेस चेंज करते रहते हैं, नंबर बार बार मिलाते हैं, हर बार नंबर नया हो जाता है। समझना, अगर पूरी बात भी नहीं पता है तो फ्रॉड वाले व्यक्ति, हाँ ये नया नंबर है। लेकिन वो भी जो रिकवरी एजेंट है वो भी ढूंढ लेते हैं, उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं। क्या ये बात समझ में, अब सुनना जरा ध्यान से। रिकवरी एजेंट रिकवरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, कंपनीज को। अब वो कंपनी कौन कौन सी होंगी, ये बड़े लोग हैं या छोटे लोग,
और ये कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या करेंगे? आरसी। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा मैंने रिकवरी एजेंट अपॉइंट किया है, तो ना तो मैं बैंकिंग कंपनी हूँ, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ, ना मैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हूँ। तो मैंने अपॉइंट किया है किसी एजेंट को, बताइए रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज? जेल। रिकवरी एजेंट कैसे अपॉइंट कर सकता हूँ मैं? गुंडे ही तो बोल रहा हूँ मैं। भाई बैंक के जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो टाई पहन के आते हैं बस, लेकिन बातें वही बोलते हैं जो रिकवरी के टाइम पे बोली जाती हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो रिकवरी एजेंट रखने का अधिकार किसको है? जो लोग उधारी का काम करते हैं फॉर्मल तरीके से। अब तुमने कहा हमारी गली में भी एक व्यक्ति है वो उधार पे देता है, उसने भी 4 लड़के रखे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा फॉरवर्ड चार्ज बोलूं या रिवर्स चार्ज बोलूं? जेल बोलो। हाँ मुंशी होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर रिसिपेंट मतलब जो सर्विस रिसिपेंट है वो कौन है? जिनके लिए बनाए गए हैं, जैसे कि बैंकिंग कंपनी पैसे का काम करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसे का काम करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किस चीज का काम करते हैं? पैसे का। और चार्ज कौन सा लगेगा? रिवर्स चार्ज। क्या ये वाली बातें समझ में आती हैं? पक्का? ठीक। ये कौन सा एजेंट था? क्या रिकवरी एजेंट में और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में कोई फर्क होता है? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि ये बैंक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन देता है। हाँ, बताएगा कि बैंकिंग में क्या सर्विसेज वगैरह हैं क्या। तो इसे रिकवरी एजेंट तो नहीं बोलेंगे। ये बैंकों के बारे में लोगों को नॉलेज दे के अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये सर्विसेज दे रहा है अदर देन का मतलब इनको छोड़ के मतलब तो क्या होगा? तो अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, खुद ही रजिस्टर्ड व्यक्ति होकर काम कर रहा है रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज मतलब गांव में, और बैंकों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या कर देंगे? कहानी समझ में आई? रिकवरी एजेंट और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अलग है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मतलब बैंकों की इंफॉर्मेशन, बैंकों के बारे में बता रहा है, लोगों को बता रहा है खाता खुलवाइए आप। क्या ये बात समझ में? लेकिन अगर वो कौन है? इंडिविजुअल, और कहाँ काम कर रहा है? अर्बन एरियाज में, तो क्या होगा? क्या ये बात समझ में आई? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्यों? सर्विस प्रोवाइडर कौन? ये इंडिविजुअल है। क्या ये बात समझ में आई? और हमारे जो व्यक्ति हैं वो कौन है? पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, मतलब बड़े वाले व्यक्ति हैं। तो क्या लगाएंगे? क्या ले आएंगे? आरसी। लेकिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पर क्या होगा? रूरल एरिया में अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एग्जिट। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? आसान है। तो कोई एक लाइन वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कराऊंगा आपको। नेक्स्ट कौन सा है? ये बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की तरह ही है, बस आपको और ज़्यादा डिटेल में आगे प्रोवाइड करेगा। इसमें भी सीधे प्रोविजन है। क्या? अगर ये बिजनेस फैसिलिटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है गांव के क्षेत्रों में तो अच्छी बात है, तो क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट। अर्बन एरिया में है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। खत्म हो गई। क्या ये एक लाइन के प्रोविजन? कुछ भी दिक्कत? जिसमें टाइम लगा था मैंने लगा दिया। नेक्स्ट आ गए हम वापस किस में? इसमें अमेंडमेंट भी है। याद करो एक क्वेश्चन आया था कॉपीराइट का आपके टेस्ट में, याद है? मैंने जो चेक करने से पहले बोला था कि इसमें हालांकि लगेगा रिवर्स चार्ज, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना। क्यों नहीं बताया था मैंने? क्योंकि इसके अंदर अमेंडमेंट है। तो उन्होंने कहा कॉपीराइट की सर्विसेज कौन कौन से लोग दे सकते हैं? तो 4 तरीके के लोग कॉपीराइट की सर्विसेज दे सकते हैं। पहला तरीका का वाला ये व्यक्ति, क्या ये सिंगर लग रहा है आपको? कौन है ये? कंपोजर है। म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अलग होते हैं क्या? यस। उसके बाद ये कौन है? ये सब आर्टिस्ट आ गए इसके अंदर। सिंगर आ सकते हैं, ये हर तरीके के सिंगर है हमारे पास। यस। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? फोटोग्राफर। क्या ये बात समझ में? कौन है ये? फोटोग्राफर। और ये कौन है? आर्टिस्ट है। और ये आर्टिस्ट सिंगिंग वाले उसमें कवर नहीं, क्योंकि आर्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है। क्या ये बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए अब ये ब्रश से कर रही है तो हम इसके क्या बोलते थे? पेंटर है, पेंटिंग बना रही है। लेकिन आजकल की पेंटिंग उल्टे हिसाब से चलती है, ना तो पेंटिंग समझ में आती। सुना है आपने इसके बारे में? जितनी ज़्यादा अजीब होगी, पिकासो तो खैर सबसे ही ज़्यादा अजीब है, लेकिन उससे भी थोड़ी कम कैटेगरी की पेंटिंग्स आजकल आ रही हैं। आजकल आपको पता है जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो पेंटिंग की एग्जीबिशंस होती हैं, वहाँ जाते हैं, फिर काफ़ी सारे लोगों ने पेंटिंग बना रखी होगी। हाँ, तो वो आपको समझाएंगे कि ये जो बेहुदा पेंटिंग है इसके पीछे की कहानी क्या है। हाँ, पूरी कहानी बताएंगे। हाँ, मेन स्टोरी टेलर क्या है, और उसे खड़े होकर सुनते हैं वो। बताने वाला आर्टिस्ट, सुनने वाला कोट पैंट पे जाके सुन रहा है। काम क्या हो रहा है? पेंटिंग है, समझ ही नहीं आ रहा, इसे खरीद रहे हैं। वो बताएगा फालतू जो पेंटिंग है ये क्यों 40 लाख रुपए की है, पता ही नहीं चल रहा।
देखने में पता नहीं चल रहा। आप सोचो ना, आप किसी मार्केट में गए हो और वहां पर एक जीन्स लगी हुई है, कोई मान लीजिए ड्रेस लगी हुई है और उसका प्राइस लिखा हुआ है 5,000, जबकि 50 रुपए में आपने सनी बाजार में देखी हुई है। तो गुस्से से आप पूछने गए हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है 5,000 की बेचने की, तो वो आपको समझा रहा, फिर आप 5,000 की लेके आ रहे हो। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। लेकिन ध्यान रखना, मैंने सिर्फ इन्हीं के नाम इसलिए लिए हैं ताकि आप जब भी आरसीएम के प्रोविजंस अट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ इन्हीं की करेंगे। तो कौन कौन है इसमें? फोटोग्राफर और आर्टिस्ट। तो इसमें आर्टिस्ट में तो कोई भी आ सकता है। यहाँ पर बिजनेस कंपोजर है, मतलब म्यूजिक कंपोजर, और ये फोटोग्राफर। 4 लोग हैं हमारे पास। अब देखिए जरा ध्यान से, रिलेटिंग टू क्या काम करते हैं ये। क्या मैंने डांसर रखा है यहाँ पर? नहीं, तो डाउट में बता देना। क्या मैंने कोई भी डांस वाला व्यक्ति रखा है? देखना जरा ध्यान से। ये मत कहना कि डांस कर रहा है, गाना भी गा रहा है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने एक ऐसा सर्विसेज पढ़ी थी कॉपीराइट की सर्विस। अब डांस में कोई कॉपीराइट लेगा? किसका होता है? सिंगिंग का, लिरिक्स का, कंपोजिशन का। एक सुना है ना आपने, मैंने सुना है कि एक चुराता बहुत है उसका कुछ नाम, मतलब वो दूसरों की कंपोजिशन कौन? अनु मलिक। एक और है, छोटा सा मोटा सा व्यक्ति है, पता नहीं मुझे नाम उसका। गोलू मोलू नहीं है, नहीं, म्यूजिक कंपोजिशन चोर। इंग्लिश में तो अंग्रेज आ गए ना, छोड़ो। है एक व्यक्ति, में नाम भूल गया उसका, छोड़ो। हाँ यही, हाँ, नाम देख लेना कभी। है ये सही नाम है, देख लो पर पहले वही है या नहीं। हाँ ये देखो, ये वाला व्यक्ति है, ये फेमस है, देख रहे हो ना। ऐसे नहीं, मतलब चोरी के मामले में बालों से नहीं, कि ये कंपोजिशन चुराता है। ठीक है, कॉर्पोरेट सर्विसेज समझ में आई आपको। 4 लोग हैं, जरा ध्यान से ध्यान रखिएगा। पहला म्यूजिक कंपोजर, दूसरा सिंगर, अदर आर्टिस्ट और फोटोग्राफर। और आर्टिस्ट में अब आप बोलोगे डांस भी तो एक आर्ट है, तो मैंने कहा इसीलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर रिलेटिंग टू विच। पहला ओरिजिनल ड्रामेटिक, उसके बाद म्यूजिकल वर्क और आर्टिस्टिकल वर्क, अगर वो प्रोवाइड कर रहा है किसको? प्रोड्यूसर को या फिर म्यूजिक कंपनी को। तो क्या ये उससे बड़े होते हैं? यस। क्या ये उससे बड़े होते हैं? यस। तो क्या लगेगा इसके ऊपर? ओरिजिनल का मतलब चोरी नहीं किया तुमने। जैसे आज की डेट में जैसे बिग बॉस चल रहा है, ये कहाँ से लाया गया है? बिग बॉस ये पहले ही अमेरिका, यूएस, कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है। जैसे शार्क टैंक है, क्या शार्क टैंक ऑलरेडी चल रहा है? इंडियन आइडल है, चेयर घूमने वाला कंसेप्ट है, वो क्या विदेश में ऑलरेडी चल रहा है? इन्होंने इतनी भी नहीं की कि कम से कम चेयर जो घूम रही है उसे लेफ्ट राइट की जगह राइट से लेफ्ट कर दो। कम से कम ये तो कि इंडिया वाला है, घुमाओ मत, मतलब उन जजेस को नीचे पहुंचा दो, फिर अचानक से ऊपर ले आओ, मतलब डिट्टो कॉपी पेस्ट करके ऐसे छोड़ दिया। चेंज कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट देने में सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं। कौन? इंडिया में? अरे नहीं, वो तो हर किसी में चढ़ जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, इसलिए वर्ड लिखा गया ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब समझ में आता है? ठीक। जैसे एक मूवी थी वांटेड, फिर एक दिन मैंने कहीं मूवी देखी साउथ इंडियन, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बताओ साउथ वाले लोग कैसे चोरी करते हैं। बाद में किसी ने मुझे बताया कि चोर साउथ वाले लोग नहीं हैं, बॉलीवुड वाले हैं। सारी मूवी कॉपी है, चाहे वो किसी हॉलीवुड की कर रखी है या किसी साउथ इंडियन वालों की कर रखी है, दृश्यम वगैरह सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगा था पहले बॉलीवुड मूवीज आती है फिर ये कॉपी करते हैं, फिर उसमें नीचे लिखा होता है 6 years अगो, वो आ चुकी है और ये अभी आ रही है ना। नेक्स्ट किसकी सर्विसेज है? कॉपीराइट की सर्विसेज है। कॉपीराइट सर्विसेज कौन देता है? ऑथर। कौन देता है? ऑथर। जब जब वर्ड लिखा होगा ऑथर, ध्यान रखना अमेंडमेंट है इसके अंदर। जब जब वर्ड क्या लिखा होगा? ऑथर। अमेंडमेंट क्या है जरा ध्यान से देखिए। जैसे ये ऑथर, आप इनके बारे में जानते हैं, काफी बुक्स लिखते हैं। हाँ, बस नाम सुना है? क्या नाम सुना है? कहाँ सुना है? मतलब ऐसी नाम चला रहे थे सब, चेतन भगत, चेतन। अच्छा, मतलब इतना तो पता है ना, बुक से रिलेटेड है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, इतना तो पता है। नालायक, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है।
बुक बनाता है वैसे मतलब स्टोरीज वगैरह जो लोगों की होती है, और फिर उन्हीं बुक पे मूवीज भी बन जाती है। जैसे इन्होंने कुछ ये बनाई हुई है, इन पे मूवी बन चुकी है, जैसे एक 2 स्टेट्स मूवी, ये सब इन्होंने बुक्स में लिखी, किसी ने पढ़ के अच्छा लगा तो मूवी बना दी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। इनके पास ऑप्शन है, जहां आपको ऑथर दिख जाए तो बात खत्म हो गई पहले तक, लेकिन उसने कहा रुको अभी जीएसटी में अमेंडमेंट आनी बाकी है, तो ये अमेंडमेंट आई कि ऑप्शन है इस ऑथर के पास किस में पे करने के लिए, फॉरवर्ड चार्ज में। चाहे अगर ऑथर को लगता है कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं और जो मेरा रिसिपिएंट है मैं उसे इस टेंशन में नहीं डालना चाहता, तो आपकी मर्जी है, चाहो तो आप कर दो। लेकिन हमने तो अपनी बात रख दी कि भाई जहां पर ऑथर होगा वहां पर क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। अगर ऑथर को ऐसा लग रहा है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में पे करना चाहता है तो भाई साहब पे कर दीजिए। कंडीशंस हैं उसकी कुछ कि आप डिक्लेरेशन वगैरह लिख के देंगे कि हाँ आप एक ऑथर हैं, आप रिवर्स चार्ज में वैसे फॉल करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा। फिर ये कहते हैं अच्छा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा कहा कि तुम उस दिन तुम्हारी बीवी की लड़ाई हुई थी तुमसे, उसने कहा तुम काम वाम नहीं करते, तो उसने कहा ठीक है तुम्हें फॉरवर्ड चार्ज में भरूंगा, कम से कम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, थोड़ा टाइम निकल जाए, ऐसा लगेगा काम करता हूँ। फिर 1 हफ्ते बाद उनका झगड़ा सॉल्व हो गया, अब कह रहा है अब तो मैं रिवर्स चार्ज में जाऊंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। बताओ फिर क्या करें, आप बताओ क्या करें। जिस दिन तुमने ये ऑप्शन अवेल किया है टू पे टैक्स अंडर किसमें, फॉरवर्ड चार्ज, उसके 1 साल के अंदर अंदर तक आप उस स्कीम को चेंज नहीं कर सकते। इस चीज की डिक्लेरेशन आप हमें साइन करके देंगे। आप ये अपने होशो हवास में बोल रहे हैं, आगे जाके चेंज नहीं करेंगे, आप एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, आप इसे फॉरवर्ड चार्ज में पे करेंगे। क्या ये बात समझ में है? और आप इनवॉइस, हाँ जी, और इनवॉइस पे लिखेंगे मैं ऑथर हूँ और फॉरवर्ड चार्ज में पे कर रहा हूँ। क्या ये बातें समझ? तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इसमें अमेंडमेंट आई थी। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं, अगर आप स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड, स्पॉन्सर समझ में आता है क्या? समझाओ मुझे, मैंने वर्ड नहीं बोला था, मैंने कहा स्पॉन्सरशिप क्या होती है समझाओ, बताओ जरा। कोई भी व्यक्ति, चुप बहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी बताओ जल्दी। स्पॉन्सरशिप क्या होती है? पैसे लगाना, उसे इन्वेस्टर बोलते हैं। कोई इवेंट हो रहा है उसमें पैसा ये लोग लगा रहे हैं और उसके बदले में ये चमकना चाहते हैं। चमकने का मतलब जहां पर भी कोई मीडिया कवरेज होगी वहां पर आप इनका नाम शो करेंगे। जैसे आप ऐसा कभी भी कोई, जैसे मान लीजिए कोई अगर स्पोर्ट्स देखता है तो स्पोर्ट्स में जब भी प्रेजेंटेशन वाली बात आती है तो वो पहले नाम लिए जाते हैं कि दिस भारत पे है, बहुत सारी देखो ना पीछे एम है, कौन है, मैकडॉनल्ड्स होगा, और कौन सा है, नेक्सा, मिंत्रा वगैरह। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मिंत्रा है, इसका मतलब क्या है, मिंत्रा ने इस जो इवेंट है इसे स्पॉन्सर किया है। तो अगर तुम स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो किसको, कंपनी, फर्म, एलएलपी, ये बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं, क्या करेंगे, आरसीएम। अदर लोगों को दे रहे हो तो एग्जेम्पशन दूं, लगता है आपको दया आ रही है किसी पे, नालायक को, क्यों दया आएगी? तो इसलिए उन्होंने कहा या तो रिवर्स चार्ज लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। क्या हमने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट पढ़ लिया है? रूरल एरिया में होगा तो क्या करेंगे, एग्जाम करेंगे। बिजनेस फैसिलिटेटर पढ़ लिया था, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लास्ट रह गया है, फिर हम इसको खत्म करते हैं। पढ़िए जरा, कहानी में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? अगर इन दोनों में यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि बड़ा व्यक्ति कौन है, सलमान, करियर ही खा गया भाई साहब उसका, और कितना बड़ा चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन ये तो बिजनेस फैसिलिटेटर है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये प्रोवाइडर है। आपको क्या लगता है छोटा कौन होगा? तो यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए था, रिवर्स चार्ज, लेकिन बैंक से क्यों लगे? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब वो आपकी सर्विस आगे नहीं दे रहा, वो एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी है। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब एजेंट नहीं है तुम्हारा, जो तुम्हारी एजेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो एक अलग एंटिटी है, आप एक अलग एंटिटी है, वो प्रोवाइडर है, आप रिसिपेंट है, तो कौन भरेगा, प्रोवाइडर। बात खत्म। क्या ये बात समझ में? तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होना और बिजनेस एजेंट होना अलग है। और जब जब वर्ड एजेंट आएगा आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, एजेंट छोटा होता है, प्रिंसिपल बड़ा होता है। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब यहाँ पर बड़े छोटे की बात नहीं है, नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे, इसलिए यहाँ पर रखा गया। लेकिन जब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी नॉर्मल व्यक्ति को, तो बड़ा कौन, कॉरेस्पॉन्डेंट। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। लेकिन मान लीजिए कॉरेस्पॉन्डेंट ने एजेंट रखा हुआ है, अब बड़ा कौन? देखो ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर सर्विसेज दे रहा है नॉर्मली, किसी को भी दे रहा है, तो बड़ा कौन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, नॉर्मल है, किसी से छोटा नहीं है। लेकिन अगर इसने कोई एजेंट रखा हुआ है तो रखा हुआ है, एजेंट रखा हुआ है इसने, तो वो एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो बड़ा कौन हुआ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। और किसने भरा, रिवर्स चार्ज।
तो अगर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊं तो जहाँ जहाँ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आ जाए तो टैक्स कौन भरेगा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। समझ में आ गया? रिसीवर होगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा और प्रोवाइडर होगा तो फॉरवर्ड चार्ज। ये इसका कीवर्ड है। क्या ये बात समझ आती है? ठीक, एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, क्लास को ख़त्म कर देंगे, बाकी करेंगे कल। समय सही नहीं है पढ़ाई का, है ना। आज आपकी छुट्टी होने वाली थी, लेकिन मैंने कहा छुट्टी से अच्छा लेट रख लेते हैं क्लास। मैंने सही किया या पहला ऑप्शन सही था? गैप हो जाता फिर मज़ा नहीं आता। देखो कहानी चल रही थी ना, कहानी शुरू हुई थी टाइम ऑफ सप्लाई से, फिर उसके बाद कहानी बढ़ी अगले चैप्टर में, किसमें? वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर कहानी आगे बढ़ी, उसमें स्टेट में मज़ा आया, वैल्यू ऑफ सप्लाई में प्लस माइनस में मज़ा आ रहा था, ऑलरेडी एडजस्टेड, नॉट एडजस्टेड, प्लस माइनस क्या हो रहा था। फिर रजिस्ट्रेशन में देखा कहाँ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, स्टेट्स में और वर्टिकल्स और पता नहीं क्या क्या आ गया फिर उसके अंदर। फिर उसके बाद आगे बढ़े चार्ज में दो कहानी आई, कॉम्पोजिशन स्कीम के शायद मैक्सिमम क्वेश्चन किए थे आपने, शायद ही कभी थ्योरी में इतने क्वेश्चन किए हों आपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आया? रिवर्स, कि टैक्स कौन भरेगा। तो एक कहानी चल रही है हमें, क्या ये बात समझ में आती है? पक्का एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा और आप मुझे बताएंगे क्या आंसर होना चाहिए। इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस आपको डिसाइड करना है विच पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी इफ एनी। इफ एनी वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? अगर जीएसटी लग रहा होगा तो। कई बार बच्चे चैलेंज ले लेते हैं, वो कह रहा है एक मेरा एम्प्लॉयर है एक मेरा एम्प्लॉय, बताओ कौन भरेगा। इसका मतलब कोई ना कोई तो भरेगा। ये बात समझ में आई? तो इफ एनी का मतलब ये, यू मे अज्यूम दैट रिसिपेंट इज लोकेटेड इन द, इसका मतलब ये कह रहा है कि रिसिपेंट पाकिस्तान वगैरह में नहीं है, आपकी इंडिया में ही है, टैक्सेबल टेरिटरी में है। इग्नोर एग्रीगेट टर्नओवर एंड, इसका मतलब क्या है कि टैक्स तो लगेगा। इसका मतलब क्या है? टैक्स तो, कोई एग्जेम्पशन वगैरह कुछ एप्लीकेबल नहीं है। नाम क्या है? वीर ट्रांसपोर्ट। कौन है? एक रजिस्टर्ड जीटीए। पेइंग जीएसटी एट द रेट सिंह साहब या कचरा गैंग? सिंह साहब। आगे क्वेश्चन पढ़ूं क्या? नहीं। ट्रांसपोर्टेड गुड्स बाय रोड ऑफ दिलीप एंड कंपनी, दिलीप एंड कंपनी की, कंपनी की। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं है भाई साहब, सिंह साहब है, बात खत्म। है कौन दिलीप एंड कंपनी? नाम रख लिया उसने कंपनी को, दिक्कत थोड़ी ना है। नाम मम्मी ने बोला था उसकी, कंपनी बेटा इधर आओ, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है, मतलब नॉर्मल व्यक्ति विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बताओ कौन भरेगा? लेकिन ये तो कह रहे रिवर्स चार्ज लगेगा। जो आगे जो कह रहे हैं ना बच्चे, उन्होंने पहले पढ़ लिया था। नहीं, ये पता था, पता था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट बढ़िए, रघु कौन है बताओ? किसको? सोच लो। नेक्स्ट, सेफ ट्रांस एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो ट्रांसपोर्ट कर रही है गुड्स, किसके? कपिल कंपनी। अब सुनो जरा ध्यान से, मैंने कहा सेफ ट्रांसपोर्ट जो है ना, समझ में नहीं आ रहा सिंह साहब है या कचरा गैंग है, तो क्या मानूं? है ही नहीं उसमें क्वेश्चन में कहीं, तो क्या मांगेंगे? कचरा। अब कचरा गैंग देखेंगे छोटे व्यक्ति को कर रहा है बड़े व्यक्ति को, तो पढ़ लेते। ट्रांसपोर्टेड गुड्स ऑफ कपिल एंड कंपनी, जो कि कौन है? एक पार्टनरशिप फॉर्म। बड़ा है छोटा है? जैसे ही आपने कहा बड़ा है, मैंने कहा ना ना ना, क्या कर देंगे? क्या मैंने कहीं बोला था कि पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो छोटी व्यक्ति होगी? रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बोला है उसने? नहीं, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं, क्योंकि ऑप्शन होता है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर रजिस्टर्ड कराओ या मत कराओ, एज पर पार्टनरशिप। कोई बात नहीं। क्या मैंने कोई बाइफिकेशन बताई आपको, या मैंने स्पेसिफाइड पर्सन बताया था? जल्दी बताओ। बिजनेस एंटिटी कौन से वाले में ले गए आप? एडवोकेट में मिक्स कर दिया। क्या मैंने बताया था पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो? तो ये जो था नॉट रजिस्टर्ड, ये क्या था बताओ? जुमला। या कोई भी बात मैंने जो नहीं बताई है, अपना दिमाग लगा के उसमें कुछ भी ऐसी तैसी ना करें क्वेश्चन की। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? ठीक। एक दो क्वेश्चन और बताओ। वकील एंड वकील क्या है बताओ? फर्म है, किसकी? लॉयर्स की, पता ही चल गया अब तो। रेंडर्ड लीगल सर्विसेज किसको? कौन है? अब जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी ना, एक आर्किटेक्ट और एक कौन है? अब आपका दिमाग कहेगा कि जब वो एक आर्किटेक्ट को प्रोवाइड कर रहा है तो अलग दिमाग लगाऊंगा या लगाऊंगी, और जब कंपनी को कर रहा है तो अलग। मैंने कहा आप इसमें ना घुसे क्वेश्चन में, पहले अपने दिमाग में एडवोकेट की सर्विसेज लाइए। पहला कौन? दूसरा
गवर्नमेंट, और उसके बाद बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर विद इन लिमिट है और जिसका टर्नओवर लिमिट में नहीं। तो आर्किटेक्ट एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसे नॉर्मल व्यक्ति मत मानना। बस अजम्पशन हमारी ये रहेगी कि इनका टर्नओवर विद इन लिमिट्स माने या आउटसाइड द लिमिट माने। क्या ये बात समझ में आई? एडवर्टीजमेंट एजेंसी ड्यूरिंग प्रीवियस हु इज लायबल टू पे जीएसटी, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर MB एंड MNO लिमिटेड सॉट लीगल एडवाइसेस फ्रॉम अ लॉयर। यहाँ पर फर्म थी, यहाँ पर लॉयर। क्या मैंने कोई डिफरेंशिएशन बताया आपको? नहीं। अब सवाल यह है इसमें फॉरवर्ड चार्ज लगाएं या रिवर्स चार्ज लगाएं? देखो फिर आप अजम्पशन गलत ले रहे हैं। या तो आप ये लेंगे कि दोनों का ही टर्नओवर क्या है, विद इन लिमिट्स है, या दोनों का ही टर्नओवर विद इन लिमिट्स नहीं है। अगर विद इन लिमिट्स है तो क्या करेंगे? फॉरवर्ड चार्ज लगाना पड़ेगा, और अगर विद इन लिमिट्स नहीं है तो क्या करेंगे? रिवर्स चार्ज। इनकी अजम्पशन देखते हैं। इन द गिवन केस टर्नओवर ऑफ सर्विसेज ऑफ बोथ मिस्टर बी एंड मिस्टर एम इज मोर देन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, जो कि क्वेश्चन में कहीं नहीं। तो या तो वो लाइन लिखना भूल गए थे क्वेश्चन में, या इनकी अजम्पशन है। क्या ये बात समझ में आई? इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हेंस लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वकील एंड वकील कौन है? फर्म ऑफ एडवोकेट्स ऑफ मिस्टर ए ड्यूरिंग द दिसंबर विल बी टैक्सेबल। अब टैक्सेबल किस में? देयरफॉर जीएसटी सर्विसेज कौन पे करेगा? रिसिपेंट, क्योंकि ये बड़े व्यक्ति हैं, टर्नओवर एक्सीड हो रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में घुस के क्वेश्चन को समझोगे तो आप पक्का गलती करोगे। अपनी जो हमने जो बाइफर्केशन की हुई है वहाँ पर टिके रहना बस आप। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। क्या कह रहा है? अच्छा मैं बोला विल योर आंसर भी डिफरेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना? अच्छा यहीं पे बता दिया था, सॉरी बता दिया था, फिर ठीक ठीक ठीक। उसने कहा इंडिविजुअल से भी ले रहे हैं, उससे भी कोई लेना देना है। इररिस्पेक्टिव का मतलब समझ में आता है? जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि घर में भी तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ काम वाम में हाथ बता देगा, आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरे पास टाइम है या नहीं, ये मेरा काम नहीं है। जैसे कभी कभी बोल देते हैं ना कि भाई अरे आज तुम पढ़ नहीं रहे, अभी तुम्हारे एग्जाम्स भी नहीं है, जरा हाथ बटा दो। इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, या पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, और मेरे एग्जाम हैं या नहीं, ये हमारा काम नहीं। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे काफ़ी सारे बच्चे, पता नहीं आप ऐसे में से हो या नहीं, बताना जरा। आप लोग ऐसे में से तो नहीं हो? पता नहीं शरीफ बच्चे क्यों मिलते हैं मुझे हर बार। आज तक पूरे बैच में एक बच्चा नहीं आया कि सर आप सही कह रहे हो, फीमेल्स में, कि सर आप सही कह रहे हो, और हम घर में पानी भी उठा के इधर से उधर नहीं रखते। लेकिन जितने भी पेरेंट्स से हम मिलते हैं तो मक्कार। कल ही मतलब पेरेंट्स आए, उनका CA में बच्चा, मतलब मान लीजिए बच्ची फाइनल में पहुंच गई, पेरेंट्स को तारीफ करनी चाहिए। तो ऐसे ही पूछ लिया हमने, भाई आजकल क्या दिनचर्या? अरे सर 11-12 बजे उठते हैं, क्या हाथ बटाते हैं? पानी के गिलास भी उठा के इधर से उधर नहीं रखते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो अब पता नहीं आपके पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ेगी। गुप्ता जी एसोसिएट्स, ए फर्म ऑफ लॉयर्स है, रेंडर कर रहे हैं लीगल एडवाइस। किसको कर रहे हो? मिस्टर दास। कौन है दास? आर्किटेक्ट है। और फिर से कौन है? सूर्या लिमिटेड। क्या ये सेम क्वेश्चन है? कर लेंगे आप? ठीक। ये बताइए मिस्टर अनुराग कौन है? जैसे ही ऑथर आ जाए आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। क्यों? रिवर्स चार्ज लगेगा एंड ही हैज द ऑप्शन टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज विद सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, बताइए। ऑथर इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूसेज और कॉपीराइट। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था लिटरेरी वर्क वगैरह का। ठीक है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंडीशन अंडर विच अ ऑथर कैन चूज टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। उसके सामने आपके पास ये 3 कंडीशंस ये रही। पहली कंडीशन पढ़ी है, भरोगे कहाँ से? पहले क्या लेना पड़ेगा? अब तीसरी कंडीशन पढ़ी है, ही मेक्स अ डिक्लेरेशन। मैंने कहा तीसरी कंडीशन पढ़ी है। ये बात तब होती है जब आपकी क्लास से भागने की ज़्यादा लगी होती है कि बस पढ़ाओ और ख़त्म करो, और एक बार PDF ऐसे करके दिखा दो कितने क्वेश्चन है बस। तो पहली बात समझ में आई आपको? पहली बात क्या है? यस सर नहीं है, नालायक। क्या है पहली बात? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी बात, ही मेक्स अ डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इशूड बाय हिम इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म टू द पब्लिशर। इनवॉइस बना के देगा। दूसरी बात पढ़िए फटाफट से। हाँ, मन में पढ़िए, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या लिखा हुआ है। पानी बोतल देना। धन्यवाद। क्या बताया था भाई? मुझे तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया, मैं तो बता ही रहा हूँ। अच्छा, वो सारी बातें लिखी गई हैं, पढ़ दूं मैं एक बार? नहीं, रहने दो।
पढ़ लिया आपने, यही बात जो लिखा गया वो समझ में आया? एक बार मना करो प्लीज, गुस्सा करेंगे सब आपके ऊपर जब मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको। नेक्स्ट, मिस्टर कमल जैन कौन है बताओ? सेम क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड रिसिपेंट इज लोकेटेड इन द सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, किसको? बिजनेस एंटिटी को। मैं एक कॉल पिक कर लूँ, थोड़ी सी अर्जेंट हो सकती है, अननोन है, लेकिन अगर अर्जेंट नहीं हुई तो मैं बहुत मारूंगा इनको फोन पे। पढ़ो। हेलो, हाँ जी हाँ जी, कहाँ पे? एक मिनट, ठीक है अभी आ रहे हैं, मैं भेज रहा हूँ। चेकबुक है ना? ठीक, जरूरी ही कॉल थी। क्वेश्चन पढ़ो नालायको, मेरी बात सुन रहे हो? हेलो हेलो, एक चेकबुक आई हुई नीचे खड़ा हुआ है, कोई उसे ले लोगे? कोड मांगेगा वो, मैं कोड दे दूंगा आपको, व्हाट्सअप कर रहा हूँ, ठीक है ना? कोड मांगेगा वो, कोड व्हाट्सअप कर रहा हूँ मैं आपको। पढ़ लिया आपने? क्या पूछ रहा है बताओ? पहले वाले में कौन होगा बताओ? बिजनेस एंटिटी लिखा है, ये नहीं पता टर्नओवर क्या है। अगर कुछ ना लिखा हो तो कैसी बिजनेस एंटिटी मानोगे? ये कौन सी बिजनेस एंटिटी है जो गरीब है, टर्नओवर नहीं? तो बिजनेस एंटिटी क्यों बोल रहे हैं अपने आप को? तो आप एक्सीडी मानेंगे क्या? ये बात समझ में? तो बताओ क्या लगाएंगे? बताओ क्या ऐसे आंसर लिखूं या किसी और तरीके से आंसर लिखना चाहिए? कोई अच्छा बच्चा है, भला बच्चा, जो मुझे बताए इसका बढ़िया तरीके से आंसर कैसे निकाला है? वेरी गुड। क्या बताएंगे? दोनों के। अभी तो आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन वैसे इन जनरल कि दोनों केस बताओ। इफ द बिजनेस एंटिटीज टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर क्रॉस कर रहा था तो इसका मतलब क्या करेंगे? तो रिवर्स चार्ज लगाएंगे, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ कंपनी टू इंडिविजुअल, तो कौन सा लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। भेज दो। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विवेक गोयल कौन है? एक डायरेक्टर। कैसा डायरेक्टर है? कहाँ लिखा है? बहुत बढ़िया। हैज रिसीव्ड सिटिंग फीस अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। सिटिंग फीस का मतलब खाली बैठने, मतलब नॉर्मल फीस लेते हैं वो, जिसकी सैलरी नहीं है वो। फॉर अटेंडिंग द डायरेक्टर रखा है, बोर्ड मीटिंग में बैठने के पैसे लेता है, ठीक है। हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स? कौन सी स्कीम? रघु कौन है? एसोसिएट्स प्रोवाइड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज करा दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। रुक जाओ, अभी कहाँ हो गया? लीगल फीस कौन रिसीव कर रहा है? पढ़ो। सुश्रुत, क्या सुंदर नाम है, 3-4 बार बोल दो घर में, छोटे बच्चों के लिए काम आएगा। चलो, लीगल फीस इज रिसीव्ड बाय एस। कौन रिसीव कर रहा है? एस। कौन है ये एस? एडवोकेट। किससे प्रोवाइड कर रहा है? हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स? RCM। 20 लाख से ज्यादा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। लीगल फीस इज रिसीव्ड बाय। बाकी ये कुछ टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन है जिसको कंबाइंड करके पूछा जा चुका है। आई होप अब आप क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे एसोसिएट वाला क्वेश्चन है, उसमें पूछेगा पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है। म्यूजिक कंपोजर वाला क्वेश्चन है जो कि मैं सब बता चुका हूं आपको। तो अब क्वेश्चन में कभी कभी तो जैसे इसमें नोट डाला हुआ है अब सर्विसेज इज टैक्सेबल अंडर, लेकिन मैं चाहता हूं फिर भी इन केसेस को पढ़े और आप एक बार एनालाइज करें और मुझे आके बताएं कि कहीं आपका दिमाग कुछ और तो नहीं सोच रहा था कि नोट लिखा हुआ था तो बात अलग थी, वरना हमें लग रहा था फॉरवर्ड चार्ज है या एग्जाम्प्ट है। क्या ये बात समझ आती है? पक्का? तो यहाँ से तो यही वाले क्वेश्चन है। मैं सोचा था जो आपका स्टडी मेट है वो आज ही करा दूं या कल करा दूं। गुस्से से हाथ मत पटको, बात बताओ, जल्दी बताओ।
कल क्या मतलब तुम धमका रहे हो मुझे? कोई और चॉइस का मतलब? कोई और चॉइस 5 अच्छा सॉरी सॉरी। बच्चों को नहीं, आप आराम की क्या लिखा है ये? तो बच्चों के सामने मेरी एक ना चली और बच्चे कह रहे हैं आज ही कराओ, तो मैं आज ही कराऊंगा। सेकंड पार्ट क्या ये बात समझ में आई? सेकंड पार्ट कुछ नहीं है, रुक जाओ। स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट हैं। पुराने वाले स्टेटमेंट में सेम बदला नहीं उन्होंने। सुश्रुत भी है, इन्होंने नए स्टेटमेंट में भी नए क्वेश्चन नहीं डाले। रघु था क्या उसमें? ये भी सेम भाव में बह जाते हैं ना जो। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं नहीं, एक रैली जा रही थी, क्या नाम है, राहुल जी की, राहुल गांधी जी की। तो वहां पे पूछा गया कि आप जो भी सपोर्ट करने आए हैं बताइए जरा आप क्या चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री। कह रहे मोदी मोदी। अचानक से उसे रैली में ये भी नहीं पता वो किसकी रैली में है। समझ रहे हो ना, ये वही वाली बात थी। अभी तक क्वेश्चन चल रहे हैं, कह रहा हो गया हो गया, हो पलटा है नहीं, क्वेश्चन पढ़ा है नहीं, हो गया बस। नालायक। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, बताओ। बहुत बढ़िया। सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ, जल्दी से बताओ। फॉरवर्ड चार्ज लगाएंगे। नहीं जेल नहीं, फॉरवर्ड चार्ज। कार डीलर मतलब कार की कंपनीज भी होती है जो फाइनेंस कराती है, कार फाइनेंस कराती है, वो वाला जेल नहीं। अब आप ये कहोगे आपने बोला था जब भी कोई एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो वो रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा, लेकिन क्या मैंने वहाँ पर पर्सन स्पेसिफाई कर दिए थे, जैसे कि बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड कार डीलर डज नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी। क्या ये बात समझ में आती है? इसीलिए इसका रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने नहीं बताया अलग से। छोड़ दो, समझ जाओ आप। बहुत ट्रैफिक, बहुत गर्मी थी और मैं आज टू व्हीलर से गया था, वहीं उसी से ही जाना था किसी कारण की वजह से। टू व्हीलर का मतलब ऑटो नहीं, खुद। अच्छा वो थ्री व्हीलर होता है, सॉरी। और मुझे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थी मेरी मदर से कि बाहर जाके कितनी भी गर्मी लगे तुम ठंडा नहीं पियोगे। जब कितनी गर्मी थी, रिवर्स चार्ज, मैंने कहा रिवर्स चार्ज लगाता हूँ मैं। सिक्योरिटी सर्विसेज है ये आपके, अभी मैंने इसमें एग्जाम्पशन है इसलिए अभी पढ़ाए मैंने। तुम यही देख रहे थे तब से? पीएम की प्रोडक्ट कंपोजिशन स्कीम चलिए, तो रिवर्स चार्ज के जितने भी क्वेश्चन थे ये अभी मिठाई बंटवा दो, नालायक, मुबारक हो। चलिए धन्यवाद। वो आप एक बार पढ़ के आना है ना, इलस्ट्रेशंस। एक काम, दो काम आपको करने हैं, सुनो जरा ध्यान से। दो काम लिख, होमवर्क लिख लीजिए सही से ताकि आप भूल ना जाए। नोट्स पहला, हाँ मैं करके ले आऊँगा, पहला लिख लीजिए। एक तो नोट्स लिखने हैं आपको, क्वेश्चन करने हैं आपको, बता रहा हूँ। होमवर्क ये थोड़ी ना, होमवर्क ये तो इम्प्लाइड होमवर्क था, एक्सप्रेस अलग है भाई। जो कराया है वो तो लिखना ही है, पढ़ा नहीं है क्या फाउंडेशन में, कॉन्ट्रैक्ट में? अब लिखिए एक्सप्रेस। हाँ जी, मैं धन्य हूँ इस बात को लेके भाई। अगर तुम लॉ में आ जाते ना, धज्जे उड़ जाती लॉ की। चलो, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस ढूंढेंगे आप खुद से। मई 18 से लेके अब तक के जीएसटी वाले पार्ट में मिलते हैं, पहले तो ये सुन लेना। एक बार मैंने एक बच्चे से बोल दिया था कि जाके ढूंढना, तो वो क्वेश्चन पेपर में लगा हुआ पहले लाइन से, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी कहाँ आ रहा है, पहले क्वेश्चन से, सेक्शन बी में आता है वो। ठीक है, तो सारे आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे, उसको क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, आता है या नहीं आता आप एक बार अटेम्प्ट करके फिर मुझसे डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। क्या ये बात समझो? और दूसरा इलस्ट्रेशंस जो भी इसके अंदर हैं, 4-5 जो भी, ये दो आपके होमवर्क वाला काम है। इस चैप्टर को हमने कर दिया है ख़त्म। कल मैं इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करा दूंगा आपको कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। फिर परसों कौन सा दिन है? तो क्या एक टेस्ट रख लें परसों? अपनी बात से मत कर दो, कल ही बोला था इस हफ्ते कोई टेस्ट नहीं, मैं बहुत खुश हूं। मंडे को हो गया टेस्ट। कल बोला था मैंने? हाँ, मैंने पहले बोला था
कल बोला था मैंने ऐसे, ये तो मना कर रहे हैं देखो। कल क्लास हुई थी। जल्दी बोलो। अगर कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मंडे रख लें, यस कल रिवाइज कराऊंगा, फिर मैं सैटरडे को चैप्टर शुरू कर दूंगा अगला, लेकिन फिर आप रोकोगे नहीं मुझे, ओके चलेगा। है ना, कि एक क्लास कर लेंगे लेकिन आप अपना रिवीजन अलग। हाँ जी, अलिफ लैला नालायक। सर पुराने बंद कर दिया भाई आपने। अरे सर पुराने वाले को ऐड पुराने वाले मतलब मतलब थोड़ा पुराने वाले भूल जाएंगे, टाइम संदर्भ वगैरह ऐड करेंगे। ये बहुत सुंदर बात कही है आपने, लेकिन अभी ऐसा नहीं करो। लेकिन इसमें थोड़ा सा कचरा हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर में ऑलरेडी बहुत डिटेलिंग है, कॉम्पोजिशन स्कीम वगैरह, है ना, और ऊपर से इनका पेपर भी नहीं है मई में, तो दिमाग में उतने प्रेशर डालेंगे ना।